थर्ड आई, तीसरी आंख। मैं एक तिब्बती हूँ, कुछ उन लोगों में से जो इस अनजान पश्चिमी विश्व में पहुंचे। इस पुस्तक की संरचना और व्याकरण बहुत कुछ सुधार चाहती है, परंतु मैंने कभी औपचारिक रूप से अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ी। मेरी अंग्रेजी भाषा की पाठशाला जापानी बंदी शिविर था, जहां मैंने अमेरिकन और अंग्रेज बीमार बंदी औरतों से भाषा को जितना अच्छा सीख सकता था सीखा। अंग्रेजी में लिखना, प्रयोग और सुधार ट्रायल एंड एरर के द्वारा सीखा। अब मेरे प्रिय देश पर, जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, साम्यवादी कम्युनिस्ट आक्रामकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। केवल इस कारण से मैंने अपने वास्तविक नाम और अपने दोस्तों के नामों को छिपाया है, साम्यवादियों के विरुद्ध। इतना सब करने के बाद मैं समझता हूँ कि यदि मेरी पहचान प्रकट हो गई तो साम्यवादी देशों में मेरे सभी मित्र परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं साम्यवादियों और जापानियों के हाथों में पड़ा हूँ। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं यह जानता हूँ कि प्रताड़ना, टॉर्चर क्या कर सकती है, परंतु यह पुस्तक प्रताड़ना के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे शांतिपूर्ण देश के बारे में है जिसको गलत समझा गया है और बहुत लंबे समय तक बड़े गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। जैसा मुझे बताया गया कि मेरे कुछ कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह उसका विशेषाधिकार है, परंतु तिब्बत बाकी सारे विश्व को अभी तक अज्ञात देश है। दूसरे देश के लिए जिन लेखकों ने यह कहा है लोग समुद्र में कछुओं के ऊपर जाते हैं, उन पर हंसा गया। जिन लोगों ने जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल मछली देखी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। यद्यपि हाल ही में ये अभी खोजा जा चुका है और नमूना हिम सीटित वायुयान रेफ्रिजरेटेड एयरप्लेन में अध्ययन के लिए अमेरिका लाया गया। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी अविश्वास किया गया, परंतु अंत में वे सत्य और सही साबित हुए। मैं भी ऐसा ही हूँ। टी रोपसांग वैम्पा कास्ट भेयर द वुड सीप के वर्ष में लिखा गया। अध्याय 1, गृह निवास के प्रारंभिक दिन। ये 4 साल के बच्चे होकर भी तुम घोड़े पर ठीक से नहीं बैठ सकते, तुम कभी आदमी नहीं बन पाओगे। तुम्हारे श्रेष्ठ पिता क्या कहेंगे? ऐसा कहते हुए एक बूढ़े तेसू ने पोनी खच्चर को पीछे से जोर की थाप मारी, उसके भाग्यहीन घुड़सवार को पीठ पर ठोका और गुस्से से धूल में थूका। पोटाला की स्वर्णिम छतें और गुम्बद सुनहरी धूप में चमक रहे थे। नजदीकी सर्प मंदिर स्नेक टेम्पल की झील के नीचे पानी में बतखों के तैरने के निशान लहर बने हुए थे। पथरीले रास्ते के साथ साथ बहुत दूर से धीमे चलने वाले याकों जो लिहाजा से बाहर जा रहे थे कि सवारों की ऊंची आवाजों और चीखें सुनाई दी। पड़ोस में से छाती को दहला देने वाली बम बम की तुरही ट्रम्पेट की गहरी आवाजें आ रही थी, जो मैदान में भीड़ से अलग हटकर अभ्यासार्थी संगीतज्ञ रामा भिक्षुओं की द्वारा की जा रही थी। परंतु मेरे पास रोजाना घटने वाली ऐसी चीज के लिए समय नहीं था। मेरा मुश्किल और गंभीर काम अनिच्छुक पोनी की पीठ के ऊपर सवार होना था। नक्किम पोनी के दिमाग में कुछ और था। वह अपने सवार से घास चढ़ने, धूल में लेटने तथा हवा में दुर्ति झाड़ने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था। बुआ तेसु गंभीर और कठोर प्रशिक्षक था। उसका पूरा जीवन कठोर रहा था और अब 4 साल के बच्चे के संरक्षक और घुड़सवारी सिखाने वाले प्रशिक्षक के रूप में तनाव के समय में उसका धैर्य जवाब दे जाता था। खाम के दूसरे निवासियों में से उसे अन्य के साथ उसके कदकाठी और सामर्थ्य के कारण इस काम के लिए चुना गया था। वह लगभग 7 फीट लंबा था और चौड़े सीने वाला था। मांसल कंधे उसके चौड़ेपन की प्रकृति को बढ़ा देते थे। पूर्वी तिब्बत में एक जिला है जहाँ के आदमी असामान्य रूप से लंबे और मजबूत होते हैं। उनमें से कई 7 फुट से भी ज्यादा लंबे होते हैं, जिनको रामा मठों में पुलिस भिक्षु के रूप में कार्य करने के लिए चुना जाता है। अपने आकार को बड़ा दिखाने के लिए भी अपने कंधों के ऊपर गद्दियां पैड्स लगाते हैं, भयानक दिखाने के लिए अपने चेहरे को काला करते हैं और अपने साथ लंबे हथियार रखते हैं ताकि उन्हें किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण बुरी परिस्थिति में उपयोग में ला सके। तिसु एक पुलिस भिक्षु रह चुका था, परंतु अब वह एक राजवंशी के लिए भूखे संरक्षक के रूप में था। वह अधिक दूर तक चलने से पूरी तरह लाचार था, अतः उसकी अधिकतर यात्राएं घोड़े की पीठ पर ही होती थी। सन 1904 में ब्रिटिश कर्नल यंग हस्बैंड की अगुवाई में ब्रिटेन ने तिब्बत को रौंदा और पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। हमारी दोस्ती और हमारी संपत्ति को पाने का और हमारे लोगों को मारने का उन्हें ये आसान तरीका लगा। तिसु बचाव करने वालों में से एक था और इस लड़ाई में उसके बाएं कूल्हे का
एक भाग गोली से उड़ गया था। मेरे पिता तिब्बती सरकार में अगुवाओं में से एक थे। उनका और मेरी माँ का परिवार तिब्बत के ऊपरी 10 घरानों में से था। इसके लिए उसके बीच मेरी माँ का देश के मामलों में काफी प्रभाव था। बाद में मैं तिब्बत की सरकार के स्वरूप के बारे में और विस्तृत जानकारी दूंगी। पिताजी बड़े भारी और लगभग 6 फुट लंबे थे। उनकी ताकत देखने लायक थी। अपनी जवानी में वे खच्चर को जमीन से उठा लेते थे और वे उन कुछ लोगों में से थे जो खाम के लोगों के साथ कुश्ती लड़कर उनको हरा सकते थे। ज्यादातर तिब्बती लोगों के बाल काले और आंखें गहरी भूरी होती हैं। पिताजी उनसे अब बात थे। उनके बाल अखरोट जैसे भूरे और आंखें स्लेटी थी। अक्सर उन्हें क्रोध का आकस्मिक वार आ जाता था जिसका हमको कोई कारण नहीं दिखता था। हमने पिताजी का कोई व्यवहार नहीं देखा था। तिब्बत में उस समय मुश्किल समय चल रहा था। ब्रिटेन ने 1904 में तिब्बत में घुसपैठ की और दलाई लामा मेरे पिताजी और मंत्रिमंडल के दूसरे लोगों को अपनी अनुपस्थिति में शासन करने के लिए छोड़कर मंगोलिया के लिए उड़ गए। 1909 में पैकिंग होते हुए दलाई लामा लहासा वापस लौटे। 1910 में ब्रिटेन की घुसपैठ की सफलता से उत्साहित होकर चीन ने लहासा को तूफानी तौर से रौंद दिया। दलाई लामा इस बार फिर भारत को भाग खड़े हुए। चीनी क्रांति के समय 1911 में चीनियों को लहासा से खदेड़ दिया गया, परंतु उससे पहले वे जनता के खिलाफ भयानक अपराध कर चुके थे। 1912 में दलाई लामा फिर लहासा लौटे। वह पूरी तरह अनुपस्थित रहे। भयानक मुसीबत के उन दिनों में पिताजी और मंत्रिमंडल के दूसरे साथियों पर तिब्बत का शासन करने की पूरी जिम्मेदारी रही। माताजी कहा करती थी कि पिताजी का स्वभाव उसके बाद वैसा फिर कभी नहीं रहा। निश्चित रूप से उनके पास हम बच्चों के समय नहीं था और ना ही हमें उनसे कभी पिता का प्यार मिला। विशेष रूप से मैं उनके गुस्से को बढ़ा देता था और जैसा पिताजी कहते थे, मुझे तिसु की दया के ऊपर बनाओ या बिगाओ ये छोड़ दिया गया था। तिसु ने मेरी पोनी की खराब सवारी को अपने व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। तिब्बत में उच्च वर्ग के बच्चों को सामान्यतः उनके अपने पैरों पर चलना सीखने से पहले ही घुड़सवारी करना सिखाया जाता है। ऐसे देश में जिसमें पहिए वाले वाहन ना हो, घुड़सवारी की कुशलता अनिवार्य है। यहाँ सभी यात्राएं या तो पैदल की जाती हैं अथवा घोड़े की पीठ पर बैठकर। उच्च वर्ग के तिब्बती लोग घुड़सवारी का अभ्यास घंटों घंटों और दिनों दिनों तक लगातार करते रहे हैं। ये छलांग भरते घोड़े लकड़ी की तंग रकाब पर घंटों खड़े रह सकते हैं और पहले किसी भी गतिमान लक्ष्य को बंदूक से भेद सकते हैं। फिर बाद में बंदूक और तीर कमान को आपस में बदल सकते हैं। कई बार कुशल सवार पंक्तियों में खड़े चलते हुए छलांगें भरते हैं और एक घोड़े से दूसरे घोड़े पर रकाब में बदलते रहते हैं। मैं 4 साल की उम्र में एक रकाब पर खड़े होना ही मुश्किल पाता था। मेरा पोनी निक्किम झवेरीरा और लंबी पूंछ वाला था। उसका संकरा सिर काफी प्रखर बुद्धि का था। वह असावधान सवार को गिराने के अनेक आश्चर्यजनक तरीके जानता था। उसका एक पसंदीदा तरीका था कि वह आगे की तरफ को कुछ दूर दौड़ता था एवं अचानक विराम में रुक जाता था और अपने सिर को नीचे झुका लेता था। मैं जैसे ही असहाय होकर आगे की ओर उसकी गर्दन पर सिर की तरफ फिसलता और अपने सिर को झटके के साथ ऊपर उठाता, जिससे मैं पूर्ण रूप से धड़ाम होकर जमीन पर गिर जाता। तब वह खड़ा होता और मेरी ओर प्रसन्नता पूर्वक संतुष्टि के साथ ताकता। तिब्बती कभी पोनी के साथ पैदल नहीं चलते। पोनी छोटे होते हैं और चलते हुए पोनी के ऊपर सवार हुए हास्यास्पद दिखते हैं। पोनी का अधिकतर धीमी चाल से चलना ही काफी होता है और उसे छलांग मारकर चलाना कभी कभी केवल अभ्यास के लिए ही किया जाता है। तिब्बत मानवतावादी देश था। हमें कभी बाहरी दुनिया की तरह उन्नति की आकांक्षा नहीं थी। हम केवल ध्यान लगाने योग्य होना और शरीर की सीमाओं से बाहर आना ही चाहते थे। हमारे विद्वान लोग काफी पहले यह समझ चुके थे कि पश्चिम के लोग हमारे तिब्बत की धनाढ्यता को पाने की इच्छा रखते हैं और यह भी जानते थे कि यदि विदेशी आए तो हमारी शांति चली जाएगी। अब तिब्बत में साम्यवादियों की घुसपैठ ने इसे ठीक साबित कर दिया है। मेरा घर रिंगखोर के फैसनेबल जिले लहासा में मुद्रिका पथ जो रिंग रोड जो लहासा के चारों तरफ जाता है कि एक तरफ था।
और चोटी की छाया में पड़ता था। यहाँ भीतरी और बाहरी सड़कों के 3 वृत्त हैं। रिंग रोड की बाहरी सड़क का अधिकतम उपयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा किया जाता है। तब मैं पैदा हुआ। रिहासा के दूसरे घरों की तरह हमारा घर भी 2 मंजिल ऊंचा और सड़क की ओर मुंह किए हुए था। शोभा यात्रा में कोई भी दलाई लामा की ओर नहीं देख सके, इसलिए सभी घरों की अधिकतम ऊंचाई की सीमा 2 मंजिलों की थी। ऊंचाई की यह बंदिश वास्तव में 1 साल में एक जुलूस के लिए ही थी, इसीलिए 11वें महीने में अनेक घर लकड़ी के ढांचे को तोड़कर उसकी छतों पर ऊंचे बना लिए गए थे। हमारा घर पत्थर का था और कई सालों में बना था। ये खोखले वर्गाकार रूप में था, जिसमें अंदर एक बड़ा आंगन था। हमारे पालतू जानवर भूतल पर ही रहते थे और हम ऊपर रहते थे। हम जमीन से उचटने वाले पत्थरों की मार से बचे रहने में सौभाग्यशाली थे। अधिकतर तिब्बती घरों में अथवा किसानों की कुटियाओं में एक सीढ़ी होती है। खंबे पर खांचे बनाकर सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जान जोखिम में डालकर इनका उपयोग किया जाता है। ये खांचेदार खंबे वास्तव में याक के मक्खन लगे हाथों से उपयोग में लाए जाने पर चिकने हो जाते हैं। जो किसान इसे भूल जाते हैं कि वे खंबे पर चढ़ते वक्त तेजी से फर्श पर नीचे जा गिरते हैं। 1910 में चीनी घुसपैठ के समय हमारा घर आंशिक रूप से चटक गया था और घर की अंदर की दीवार गिरा दी गई थी। पिताजी ने इसे 4 मंजिला ऊंचा बना दिया था। उन्होंने मुद्रिका को अनदेखा नहीं किया, जिससे हम जब दलाई लामा का जुलूस निकलता तो उनके सिर की ओर नहीं देख सकते थे, इसलिए किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हमारे घर का द्वार, जो हमारे बीच के आंगन की ओर रास्ता देता था, बहुत भारी था और समय के साथ काला पड़ चुका था। चीनी घुसपैठिए उसके ठोस लकड़ी के दंड को तोड़ नहीं सके थे, इसलिए उन्होंने बदले में एक दीवार को तोड़ दिया था। प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर हमारे परिचारक स्टूवर्ड का कार्यालय था, जो हमारे यहाँ सभी आने जाने वालों को देख सकता था। वह यह देखते हुए कि घर का कामकाज पूरी कुशलता से चले, स्टाफ को नौकरी पर रख अथवा निकाल सकता था। उसकी खिड़की पर संध्या के समय जब मठों से तुरियां बजती थी, लहासा के भिखारी जीवन यापन के लिए अपना खाना प्राप्त करने के लिए रात तक आते रहते थे। सभी प्रमुख संभ्रांत लोगों ने अपने जिले के गरीबों के लिए व्यवस्था बनाई हुई थी। अधिकतर बेड़ियों में जकड़े हुए अपराधी भी आते, क्योंकि तिब्बत में जेलें काफी कम थी और सजा याफ्ता लोग सड़कों पर घूमा करते थे और भीख मांगा करते थे। तिब्बत में सजा याफ्ता लोगों को तिरस्कृत नहीं माना जाता और उनका बहिष्कार भी नहीं किया जाता। हम अनुभव करते थे कि हम में से अधिकतर यदि हम बाहर पाए जाएं तो अपराधी हो सकते हैं, इसीलिए भाग्यहीनों के साथ भी उचित व्यवहार किया जाता था। सहायक के दाईं ओर के कमरे में 2 भिक्षु पुजारी रहते थे। ये घरेलू पुजारी थे जो हमारी गतिविधियों की दैवीय अनुमोदन के लिए प्रतिदिन प्रार्थनाएं किया करते थे। कम संभ्रांत व्यक्तियों के पास एक भिक्षु पुजारी होता था, परंतु हमारी सामाजिक स्थिति 2 पुजारियों की मांग करती थी। किसी भी उल्लेखनीय घटना से पहले इन भिक्षु पुजारियों को पूछा जाता था और भगवान से समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती थी। हर 3 साल बाद ये भिक्षु पुजारी रामा मठों को वापस चले जाते थे और दूसरे 2 आ जाते थे। हमारे घर की हर दीर्घा में एक छोटा मंदिर चैपल था, जिसमें नक्काशी की गई लकड़ी की बेदी के सामने हमेशा याक के घी के दिए लगातार जलते रहते थे। पवित्र जल के 7 कटोरे दिन में कई बार साफ किए जाते और भरे जाते थे। इनको साफ रखना आवश्यक था, क्योंकि भगवान कभी भी जल को पीने के लिए आ सकते थे। पुजारियों को अच्छा खिलाया जाता था, जैसा घर के लोग खाते थे वैसा खिलाया जाता था, ताकि वे अच्छी तरह प्रार्थना कर सकें और भगवान को बता सकें कि खाना अच्छा था। सहायक की बाईं ओर कानूनी विशेषज्ञ रहते थे, जिनका कार्य घरेलू कामकाज को देखना और यह देखना था कि घर ठीक तरह से कानूनी ढंग से चल रहा है या नहीं। तिब्बती लोग कानून के मानने वाले होते हैं और पिताजी को कानून को पालन करने के उत्कृष्ट कोटि के उदाहरण प्रस्तुत करने होते थे। हम सभी बच्चे, मेरा भाई पालजियोर, बहन यशोधरा और मैं नवीन खंड में रहते थे, जो सड़क से दूर और आंगन की एक ओर था। हमारे बाईं ओर एक छोटा घरेलू मंदिर था। दाईं ओर पाठशाला थी, जिसमें सेवकों के बच्चे भी पढ़ते थे। हमारे पाठ लंबे और विविध प्रकार के होते थे। पालजियोर लंबे समय तक शरीर में नहीं रह सका, अर्थात मर गया।
वह कमजोर था और उतने कठोर जीवन के लिए जो हम दोनों को जीना था पूरी तरह अयोग्य था। 7 साल का होने से पहले ही वह हमें छोड़ गया और अनेक मंदिरों वाले देश स्वर्ग को वापस चला गया। उसकी मृत्यु के समय यसो 6 साल की थी और मैं 4 साल का। मुझे अभी तक याद है जब उन्होंने आत्मा रहित शरीर को भूसे की भांति लिटाया और परंपरा अनुसार मुर्दा ढोने वाले व्यक्ति के साथ रास को तोड़कर शिकारी पक्षियों को खिलाने के लिए ले गए। अब परिवार को वारिस होने के नाते मुझे गहनतम प्रशिक्षण दिया गया। मैं 4 साल का था और बहुत ही आलसी और साधारण घुड़सवार था। पिताजी वास्तव में बहुत कठोर व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि मठ के उत्तराधिकारी के रूप में उनका पुत्र कठोर अनुशासन निभाए और दूसरे लोगों के लालन पालन के लिए एक उदाहरण बने। मेरे देश में बच्चे की श्रेणी जितनी ऊंची होती है उसका प्रशिक्षण उतना ही कठोर होता है। कुछ भद्रजन जो ऐसा भी सोचने लगे थे कि उनके बच्चों को आसान समय मिले, परंतु पिताजी ऐसा नहीं सोचते थे। उनका ख्याल था एक गरीब बच्चा जिसको बाद में सुख मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, उसे दया और करुणा मिलनी चाहिए और कठोरता में कुछ कमी रहनी चाहिए जब तक कि वह जवान हो। उच्च श्रेणी के बच्चे सभी तरह से वैभव और संपदा पूर्ण होते हैं तथा भविष्य में कठोर और आराम मिलने की पूरी संभावना होती है। अतः बचपन और जवानी में उनको अत्यंत कठोर व्यवहार मिलना चाहिए ताकि वे दूसरों की परेशानियों का अनुभव कर सकें और बाद में उनके प्रति नरम रवैया अपना सकें। देश का औपचारिक रवैया भी ऐसा ही था। इस व्यवस्था में निर्बल व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते थे, अतः जो बचकर जीवित रहते थे वे पूरी तरह सक्षम और सबल होते थे। तिसु को मुख्य द्वार के समीप आधार तल पर ही कमरा मिला हुआ था। पुलिस भिक्षु होने के नाते वर्षों तक उसे सभी प्रकार के व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला था, अतः वह सबसे अलग एकांत में नहीं रह सकता था। वह अस्तबलों के पास रहता था जिसमें पिताजी ने अपने 20 घोड़े, सभी पोनी और दूसरे कामकाजी पशु रखे हुए थे। साइस लोग तिसु की नज़र से घृणा करते थे क्योंकि अधिकतर संपन्न था, उसके काम में हस्तक्षेप करता था। जब पिताजी घोड़े पर चढ़कर कहीं जाते थे तो 6 सशस्त्र आदमी उनकी सुरक्षा में रहते थे। ये आदमी गणवेश में होते थे तब तिसु उनका निरीक्षण करता था और ये सुनिश्चित करता था कि उनके सभी अस्त्र शस्त्र सुचारू रूप से व्यवस्थित हों। किसी कारणवश ये सभी 6 आदमी अपने घोड़ों को एक दीवार से मोड़ा करते थे और जैसे ही मेरे पिताजी अपने घोड़े पर सामने आते हुए उनके आगे आकर अपनी स्थिति संभाल लेते थे। मुझे लगा कि यदि मैं भंडार कक्ष की खिड़की में से बाहर को झांकूं तो उन घोड़सवारों में से जो अपने घोड़ों पर सवार थे किसी एक को छू सकता था। एक दिन फुर्सत में मैंने सावधानी पूर्वक एक रस्सा एक घोड़सवार के चमड़े के मजबूत बेल्ट में, जबकि वह अपने उपकरणों से काम कर रहा था, फंसा दिया। रस्से के दोनों सिरे एक फंदे के रूप में बनाकर मैंने खिड़की में से निकालकर एक हुक से बांध दिए। हड़बड़ी और बातचीत के दौरान मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। पिताजी आए और घुड़सवार ने सामने की ओर दौड़ लगाई। 5 ने अपनी स्थिति संभाल ली, जबकि छठवा यह सोचते हुए कि दानवों ने उसको पकड़ रखा है, घोड़े से पीछे को खींच दिया गया। उसकी बेल्ट टूट गई और उस भ्रम का फायदा उठाते हुए मैंने रस्सी को ऊपर खींच लिया। मैं पूरी तरह अनदेखा बना रहा। इससे मुझे बहुत मजा आया और मैंने कहा ने टुक, तुम भी घोड़े के ऊपर टुक नहीं सकते। हमारे दिन बहुत मुश्किल थे। हम 24 घंटों में से 18 घंटों के लिए जगे रहते थे। तिब्बती लोगों का विश्वास है कि जब तक प्रकाश हो तब तक सोना बिल्कुल ठीक नहीं होता, अंततः दिन के दैत्य आकर किसी को पकड़ सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों को भी जगाकर रखा जाता है ताकि वे दैत्य से संक्रमित ना हो। जो बीमार हैं उन्हें भी जगा रहना पड़ता है और इस काम के लिए एक भिक्षु को बुलाया जाता है। इससे किसी को भी बख्शा नहीं जाता। जो लोग मर जाते हैं उनको भी जहाँ तक संभव हो जागृत रखा जाता है ताकि वे अगले लोक की सीमा रेखा को ले जाने वाली उचित राय को जान सकें। स्कूल में हमें तिब्बती और चीनी दोनों भाषाएं पढ़नी पड़ती थी। तिब्बती में भाषा के 2 भेद हैं, साधारण और सम्मानजनक, हॉनरिफिक। हम नौकरों और अपने से छोटे लोगों के साथ साधारण भाषा का उपयोग करते थे और अपने बराबर वाले अथवा अपने से उच्च श्रेणी के लोगों के साथ सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते थे। उच्च श्रेणी के व्यक्ति के घोड़े को भी सम्मानपूर्वक पुकारना होता था। हमारी विशिष्ट विधि जो आंगन में किसी रहस्यमय कार से चोरी छुपे घूम रही होती थी, वो नौकर लोग इज्जत के साथ पुकारते,
सम्मानित बीजी, क्या आप कृपा करके इस नाचीज दूध को पिएंगी? उस सम्मानित बीजी को चाहे जैसा कहा जाए, वह जब तक स्वयं तैयार न हो कभी नहीं आती थी। हमारा पाठशाला का कक्ष काफी बड़ा था। किसी समय में इसे आगंतुक भिक्षुओं के भोजन कक्ष के रूप में काम में लिया जाता था, परंतु चूंकि हमारा नया भवन बनकर तैयार हो गया था, इसलिए वह विशिष्ट कमरा राज्य के स्कूल के रूप में काम में लाया जाता था। इसमें कुल मिलाकर लगभग 60 बच्चे पढ़ते थे। हम पालथी मारकर फर्श पर बैठते थे। हमारे सामने सामने लगभग 18 इंच ऊंची एक मेज अथवा लंबी बेंच रखी हो रहती थी। हम अपनी पीठ शिक्षक की ओर करके बैठते थे, जिससे हमें ये पता नहीं रहे कि शिक्षक कब हमारी ओर देख रहा था। वह हमें सदैव कठिन कार्य में लगाए रहता था। तिब्बत में कागज हाथ का बना और बहुत महंगा होता है, इतना अधिक महंगा कि बच्चों को बिगाड़ने के लिए नहीं दिया जा सकता। हम लगभग 12 इंच गोआम 14 इंच की पतली पट्टियों का स्लेट के रूप में प्रयोग करते थे। हमारी पेंसिल कवई सेर खवई होती थी, जिसे त्रिशूला पहाड़ियों से जो लहासम से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है लाया जाता था। लहासा स्वयं समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। मैं थोड़ी लालामी वाले रंग की चौक का प्रयोग करना पसंद करता था, जबकि मेरी बहन यसो बैगनी रंग की मुलायम चौक की शौकीन थी। चौक में हमें लाल, पीले, नीले, हरे कई रंग मिल जा सकते थे। मेरा ख्याल है चौक के रंग उसमें उपस्थित धात्विक अयस्कों मेटेलिक ओवस के कारण होते हैं। कुछ भी हो, हम चौक को पाकर खुश होते थे। मुझे अंकगणित बहुत परेशान करता था। यदि 783 भिक्षु प्रतिदिन 52 कप तसाम्पा पिए और एक कप में 5/8 पिंट तसाम्पा आता हो, तो एक सप्ताह की आपूर्ति के लिए कितने बड़े आकार का बर्तन चाहिए। बहन यसो इस काम को बिना सोचे कर सकती थी, जबकि मैं उतना तेज नहीं था। जब मैंने नक्काशी का काम सीखा तो वह मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा विषय था जिसे मैं पसंद करता था और भली भांति कर सकता था। तिब्बत में सभी प्रकार की छपाई लकड़ी के पटों प्लेट्स पर नक्काशी छापे द्वारा की जाती है, अतः नक्काशी को एक अच्छी पूंजी के रूप में देखा जाता है। हम बच्चे लोग लकड़ी को व्यर्थ बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी होती थी और इसे भारत से लाया जाता था। तिब्बती लकड़ी बहुत कठोर होती थी और उसमें बुरी गांठें होती थी। हम मुलायम सेरम का इस्तेमाल करते थे, जिसे एक धारदार चाकू से काटा जा सकता था। कई बार हम बासे याक की चीज पनीर का उपयोग करते थे। एक चीज जो कभी भूली नहीं जा सकती थी वह थी नियमों का गाया जाना। इन्हें हमें जैसी पाठ कक्ष में घुसते और बाद में दोबारा फिर छुट्टी होने से ठीक पहले गाना पड़ता था। ये नियम थे: भलाई के बदले भलाई करो, भले लोगों से मत झगड़ो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो और उन्हें समझो, अपने पड़ोसी की सहायता करो, अमीरों को समझ और समानता सिखाने के लिए नियम कठोर है, गरीबों के प्रति करुणा दर्शाने के लिए नियम नरम है, अतः अपने रों को शीघ्रता से चुकता करो। ये नियम झंडों पर और पाठ्य कक्ष की चारों दीवारों पर चस्पा कर दिए गए थे, ताकि इन नियमों को भूलने की संभावना ही समाप्त हो जाए। जीवन अध्ययन मात्र और कठोर ही नहीं था। हम जितनी कठोरता से पढ़ते थे उतनी ही कठोरता से खेलते भी थे। हमारे सभी खेल हमें तिब्बत के कठोर तापक्रम में और परेशानियों में जिंदा रह सकने के योग्य बनाने के लिए विकसित किए गए थे। गर्मियों में दोपहर के समय तापक्रम 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था, लेकिन गर्मियों में रात के समय वह हिमांक से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे तक चला जाता था। सर्दियों में अक्सर वह इससे भी काफ़ी नीचे चला जाता था। तीरंदाजी अच्छा खेल था और मांसपेशियों का विकास करता था। हम एक विशिष्ट प्रकार की लकड़ी जो भारत से आयातित की जाती थी से बने कमानों का उपयोग करते थे और कई बार तिब्बती लकड़ी से बने क्रॉस कमानों क्रॉसबोज का उपयोग करते थे। बुद्धिस्ट होने के नाते हमने कभी जीवित लक्ष्यों पर निशाना नहीं साधा। छिपे हुए नौकर एक लंबी रस्सी से बांधकर लक्ष्य गोलक को ऊपर से नीचे झुलाते थे। हम ये नहीं जानते थे कि उसकी कब क्या स्थिति होगी। दूसरे अनेक लोग छलांग भरते पोनी के रकाब पर खड़े होकर निशाना लगाते थे। मैं कभी रकाब पर अधिक देर खड़ा नहीं रह सका। लंबी कूद की बात अलग थी, जिसमें किसी घोड़े की चिंता नहीं करनी होती थी। हम 15 फीट लंबे खंबे को पकड़कर जितना तेज भाग सकते थे भागते थे, और जब हमारी गति पर्याप्त हो जाती
तो हम खंबे की सहायता से कूदते थे। मैं कहा करता था, जिनके पैरों में दम नहीं है वे अपने घोड़ों पर ही चिपके हुए हैं। परंतु मैं जो अपनी टांगों का उपयोग करता था, सही में अपनी टांगों को धनुषाकार रूप में मोड़ सकता था। मैं ये जलधाराओं को पार करने का एक अच्छा तरीका था। उन्हें देखना बहुत सुख देता था और जो मुझे डूबते कूदते देखकर एक के बाद एक मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों में लंबी रकड़ी स्ट्रेट लंबी बैसाखी बांधकर चलना मेरे समय गुजारने का दूसरा तरीका था। हम अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनकर और दैत्याकार रूप में पैरों में लकड़ी बांधकर एक दूसरे से लड़ते थे। जो इस लड़ाई में गिर जाता था वह हार जाता था। पैरों में बांधने की लकड़ी लंबी बैसाखी घर की बनी होती थी। हम ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए पड़ोस की दुकान पर नहीं जा सकते थे। हम पड़ोस के दुकानदारों और अपने नौकरों सामान्यतः परिचारकों के पीछे लगे रहते थे ताकि हम अच्छे प्रकार के लकड़ी के ऐसे टुकड़े प्राप्त कर सके जिनका वैसा अच्छा हो और जिसमें किसी प्रकार की गांठ नहीं हो। हमें अच्छी तरह के तिकोने आकार के पैरदान भी चाहिए होते थे। चूंकि लकड़ी की तंगी थी अतः उसको खराब करना बहुत महंगा होता था। इसे हमें मौके की तलाश और उचित अवसर की प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ता था। लड़कियां और जवान औरतें एक प्रकार का शटलकॉक चिड़िया बल्ला खेलती थीं। लकड़ी के छोटे टुकड़े पर ऊपर के सिरे पर छेद बनाकर पक्षियों के पर लगा दिए जाते थे। इस प्रकार की बनी चिड़िया को पैरों का उपयोग करते हुए हवा में ही बनाए रखना होता था। लड़कियों को अपना घाघरा स्कर्ट घुटनों से उचित ऊंचाई तक ऊपर उठा लेने की इजाज़त थी ताकि अपने पैरों से चिड़िया को किक कर सके। हाथों से उसे छूना लड़की को अयोग्य घोषित कर देता था। अच्छी सक्रिय लड़की शटलकॉक को एक भी छूटे बिना 10 मिनट तक हवा में उछला रख सकती थी। तिब्बत में विशेषकर यू जिले में जो लहासा का क्षेत्र लोगों की वास्तविक अभिरुचि पतंग उड़ाने में थी, यह राष्ट्रीय खेल कहा जा सकता था। हम विशेष अवसरों पर और विशेष समयों पर ही इसमें शामिल हो सकते थे। बरसों पहले यह खोज की गई थी कि यदि पहाड़ों पर पतंग उड़ाई जाए तो बहुत तेज वर्षा होती है। उन दिनों में यह कहा जाता था कि वर्षा का देवता क्रोधित है, इसे पतंग उड़ाने की केवल बसंत के अंत में ही, जो तिब्बत में शुष्क मौसम माना जाता है, इजाज़त होती है। वर्ष के एक निश्चित समय में लोग पहाड़ों में चिल्ला नहीं सकते थे क्योंकि इन आवाज़ों से होने वाली गूंज अति संतृप्त पानी की बूंदों को भारत से लेकर आने वाले बादल गलत दिशा में बरसा देते थे। बसंत के अंत के पहले दिन पोटाला की छत से एक लंबी पतंग उड़ाकर शुरुआत की जाती थी। मिनटों में ही सभी आकार प्रकार की तरह सभी रंगों की बनी हुई अनेक पतंगें पूरे लिहाजा में उड़ा हवा में भटकती मटकती दिखाई देने लगती थी। मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। मुझे लगता था कि मेरी पतंग सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़े। सामान्यतः हम सभी अपनी पतंगें बांस की सीपों के ढांचे बैम्बू फ्रेमवर्क से बनाते थे और उसे बढ़िया रेशमी कपड़े से ढकते थे। हमें अच्छी गुणवत्ता के पदार्थ प्राप्त करने में परेशानी नहीं होती थी। ये प्रत्येक घर के लिए सम्मानपूर्ण होता था कि उसकी पतंगें सबसे अच्छे प्रकार की हों। डिब्बे के रूप में बनी पतंग को हम अजगर ड्रैगन के भयानक सिर से जोड़ देते थे और उसके पैरों को पूंछ से जोड़ते थे। अपने प्रतिद्वंदियों की पतंगों को काटकर नीचे गिराने के लिए हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती थी। हम पतंगों के मांझे के ऊपर सरेस में मिलाकर टूटे हुए कांच के महीन कण चिपका देते थे जिससे वे दूसरों के मांझे को काट कर गिरा सकें और हम गिरती हुई पतंगों को लूट लें। कई बार हम अकेले ही अपनी पतंग रात को चोरी से उसमें अंदर जलता हुआ घी का दीपक रखकर हवा में उड़ाते थे जिससे पतंग में बनी आंखें लाल लाल चमकती थी और उसका बाकी हिस्सा अंधेरी रात के आकाश में अलग अलग रंगों का दिखता था। जब लहू देसांग जिले से याक के बड़े बड़े कारवां आने की उम्मीद होती थी तो हम उन्हें उड़ाना विशेष रूप से पसंद करते थे। हम अपने बचपन के भोलेपन में यह समझते थे कि दूर देश से आने वाले अनजान देसी लोग पतंगों के हमारे इन नए आविष्कारों के संबंध में नहीं जानते होंगे, इसलिए हम उन्हें डराने का अनोखे उपाय करते थे। हमारी एक विशेष युक्ति थी 3 भिन्न भिन्न सेल्स को एक पतंग के अंदर विशिष्ट प्रकार से रखना ताकि जब हवा चले वे एक खास प्रकार की खराब आवाज़ उत्पन्न करें। हम आग उगलते अजगरों को चीखते हुए रात में देखना पसंद करते थे और हम उम्मीद करते थे कि इसका प्रभाव व्यापारियों पर अच्छा पड़ेगा। हम अपने रीढ़ की हड्डी में एक विशेष प्रकार की खुजलाहट
महसूस होती थी। अच्छा भी लगता था और हम सोचते थे कि ऊपर उड़ने वाली पतंगों से डर कर ये लोग अपने बिस्तरों में जा घुसते थे। यद्यपि इस समय मुझे पता नहीं था कि पतंगों के साथ मेरा एक खेल बाद के जीवन में, जब मैं वास्तव में इनमें बैठकर उड़ूंगा, मुझे सहारा देगा। अब ये एक उत्तेजक खेल ही नहीं था, बल्कि हमारे लिए अत्यंत खतरनाक भी हो सकता था। हमने बड़ी हुई पतंगे लगभग 7 या 8 फीट चौकोर वर्गाकार आकार की तथा उनमें दोनों ओर को बड़ी बड़ी पंखुड़ियां लगाकर बनाए। हम इन्हें खादर के समीप एक समतल जमीन पर रखते थे, जहां पर हवा का ऊपर की ओर तीव्र उछाल हुआ करता था। हम अपने कमरे में लपेटी रस्सी के एक सिरे से पोनी को बांध देते थे और जितनी तेजी से हमारी पोनी दौड़ सके दौड़ाते थे, जिससे पतंग हवा में उछलती, फिर लगातार ऊपर और ऊपर एक खास ऊंचाई तक उठती ही जाती। तभी एक झटका लगता और सवार पोनी से उठकर हवा में लगभग 10 फीट उछल जाता और बाद में धीमे धीमे झूलता हुआ जमीन पर आता। कुछ गरीब अभागे कट भी जाते यदि वे अपने पैरों को रकाब से हटाना भूल गए होते। मैं घोड़ पर कभी अच्छा नहीं रहा, इसलिए हमेशा गिर पड़ता था। हवा में उड़ना खुशी देता था, आनंददायक था। मुझे यह बेवकूफ़ी भरा साहसिक कार्य लगा। यदि मैं उठने के समय में रस्सी को तेजी से झटका दूं, तो इतने में ही कोई चालाक याक मुझे कुछ ही सेकंडों में उड़ान में लंबा कर दे। एक अवसर पर मैंने बड़ी हिम्मत के साथ डोर को झटका दिया। साथ में हवा ने सहयोग किया, जिससे मैं एक किसान के घर की छत पर, जिस पर सर्दियों में जलाने के लिए ईंधन रखा हुआ था, गिर गया। तिब्बती किसान समतल छतों, जिस पर मुडेर बनियों वाले घरों में रहते थे। ये मुडेरें याकोबर, जिसे सुखाकर जलाया जाता है, को रोक कर रखती हैं। ये विशिष्ट घर अधिक सामान्य पत्थर की बजाय कच्ची ईंटों का बना हुआ था। इसमें कोई चिमनी नहीं थी। धुएं को बाहर निकालने के लिए छत में एक गोल छेद बनाया गया था। मेरे इस प्रकार अचानक आकर गिर जाने और घिसटने से ईंधन अव्यवस्थित हुआ और दुर्भाग्यवश में एक गोल छेद में से नीचे जलने वाली आग में ईंधन सहित गिरकर झुलस गया। मैं अधिक विख्यात नहीं था। छेद में से नीचे गिरने पर गुस्से से भरी चीख के साथ मेरा स्वागत हुआ और धुनाई के साथ दूर जाता हुआ गृह स्वामी मुझे पिताजी तक खींच कर लाया और मुझे सुधारने के लिए दवाई की दूसरी खुराक झोंकी दी गई। उस रात मैं औंधे मुंह पर आ गया। अगले दिन मुझे अस्तबल में होकर जाने का और याकोबर को इकट्ठा करने का अरुचिकर कार्य मिला, जिसे मुझे किसान के घर तक ले जाना पड़ा और छत पर डालना पड़ा। चूँकि मैं 6 वर्ष का भी नहीं था, अतः यह वास्तव में बहुत कठोर कार्य था, परंतु मुझे छोड़कर हर व्यक्ति संतुष्ट था। दूसरे लड़के मेरे ऊपर हंसे। किसान को दूना ईंधन मिल गया और पिताजी को ये दिखाने का अवसर मिल गया कि वे काफ़ी सख्त और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। अगली रात मैं फिर औंधे मुंह लेटा रहा। मैं घुड़सवारी के कारण घायल नहीं हुआ था। यह सोचा जा सकता है कि ये काफ़ी कठोर इलाज था, परंतु तिब्बत में कमजोरों के लिए कोई स्थान नहीं था। लिहाजा समुद्र तल से 12,000 फीट ऊंचाई पर है, जिसमें तापमान में सर्वाधिक उतार चढ़ाव होते हैं। दूसरे जिले इससे भी अधिक ऊंचाई पर हैं, उनकी हालत और भी ज़्यादा खराब है और कमजोर व्यक्ति आसानी से कठिनाई में पड़ते रहते हैं। इस वजह से न कि किसी कठोर आशय से या कठोरतम प्रशिक्षण आवश्यक है। अधिक ऊंचे स्थानों पर ये परखने के लिए कि बच्चे इन अवस्थाओं में जिंदा रहने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर हैं अथवा नहीं, लोग अपने नवजात शिशुओं को बर्फ जैसी जमी धाराओं में डुबा कर रखते हैं। बहुत बार मैंने छोटे छोटे जलूसों के रूप में लोगों को इस तरह जलधारा के पास जाते देखा है, जो समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। इनके किनारे पर यह जुलूस ठहर जाता है और दादी बच्चे को अपने पास ले लेती है। उसके परिवार के सदस्य, माता पिता और दूसरे नज़दीकी संबंधी उसके चारों इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे को नंगा किया जाता है और दादी छोटे बच्चे को इतना कि जिससे केवल सिर और मुंह ही हवा में रहे पानी में डुबा देती है। इस कड़कड़ाती सर्दी में बच्चा लाल पड़ता है, फिर नीला पड़ता है और फिर वह विरोध में चीख चीख कर चुप हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह मर गया, परंतु दादी माँ को इस तरह प्रकार के कई अनुभव हैं। अतः इस अवस्था में छोटे बच्चे को पानी के बाहर निकाला जाता है, सुखाया जाता है और कपड़े पहनाए जाते हैं। यदि बच्चा जीवित बच जाता है तो वह अच्छी किस्मत का माना जाता है, और यदि वह मर गया तो यह माना जाता है कि इसे इस दुनिया की तमाम परेशानियों मुसीबतों से छुटकारा मिल गया। वास्तव में यह एकदम ठंडे देश के लिए दयालुतापूर्ण तरीका ही है। ये ज़्यादा अच्छा है कि केवल कुछ बच्चे मर जाएं, बजाय इसके कि वे बाद में लाइलाज बीमारियों से अपंग होकर देश में कम चिकित्सीय
सुविधाओं के चलते अभाव में यहाँ वहाँ घूमते फिरे। मेरे भाई की मृत्यु के बाद मेरा अधिक गहराई से अध्ययन करना आवश्यक हो गया, क्योंकि जब मैं 7 साल का होऊंगा तो ज्योतिषियों ने जो भी आगे का रास्ता बताया मुझे करना है। तिब्बत में याक खरीदने से लेकर किसी के पैसे का निर्धारण तक ज्योतिषियों के कहने पर होता है। अब मेरे 7वें जन्मदिन से ठीक पहले समय आता जा रहा था जब माँ एक बड़ी दावत देंगी, जिसमें ऊंची श्रेणी के भद्र पुरुष ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सुनने के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। माँ निश्चित रूप से मोटी थी, उनका चेहरा गोल और बाल काले थे। तिब्बती महिलाएं एक प्रकार का लकड़ी का ढांचा अपने सिर के चारों ओर पहनती हैं, जिसके ऊपर उनके बाल गहनों की तरह सजाए जाते हैं। ये फ्रेम काफ़ी बड़े और खर्चीले होते हैं, जो ईंटिया लाल रंग क्रिम्सन रेड की राख, जिसमें कीमती पत्थर नगीने मूंगा मारिक सजाए जड़े होते हों से सजाए जाते हैं। तिब्बती महिलाएं बहुत भड़कीले और सुंदर लाल, हरे और पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। अनेक उदाहरणों में झंगा एप्रोन एक रंग का होता है, जिसमें विरोधी परंतु सामंजस्यपूर्ण रंग की 36 पट्टियां होती हैं। बाएं कान में इयररिंग होते हैं, जिनका आकार पहनने वाले की श्रेष्ठता श्रेणी पर निर्भर करता है। अग्रणी परिवारों में से एक होने के कारण माताजी 6 इंच से भी अधिक लंबाई का इयररिंग पहनती थी। हमारा विश्वास है कि महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार होने चाहिए, परंतु घर चलाने में माँ उससे आगे निकल जाती थी और वह निर्विवाद रूप से एक तानाशाह, एक स्वेच्छाचारी थी, जो यह समझती थी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, और हमेशा वह पा लेती थी। दावत के लिए घर तैयार करने की खलबली में वह अपने वास्तविक रूप में थी। जो किया जाना है उसके हर आदेश वह दे रही थी। पड़ोसियों से आगे बढ़ चढ़कर दिखने के लिए उनके पास तमाम योजनाएं थी। पिताजी के साथ वे अनेक बार भ्रमण कर भारत में पैकिंग और संघाई गई थी। उनके पास विदेशी विचारों का भरा पूरा खजाना था। दावत की तारीख निश्चित हो जाने पर भिक्षुओं द्वारा हाथ के बने मोटे कागज पर, जो इस प्रकार के अत्यधिक महत्वपूर्ण संवाद के लिए प्रयोग किया जाता था, आमंत्रण पत्र सावधानी पूर्वक लिखे गए। प्रत्येक आमंत्रण पत्र लगभग 12 इंच चौड़ा और 2 फीट लंबा था। प्रत्येक आमंत्रण पत्र पर पिताजी की पारिवारिक मुद्रा अंकित थी। साथ ही चूंकि माताजी ऊपर के 10 परिवारों में से आती थी, अतः उनकी भी मुद्रा साथ साथ अंकित थी। पिताजी और माताजी के पास एक संयुक्त मुद्रा भी थी। इस प्रकार कुल 3 मुद्राएं निमंत्रण पत्रों पर छापी गई। यद्यपि आमंत्रण सुनिश्चित पत्र थे, परंतु फिर भी उन्होंने मुझे यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि पूरा झगड़ा केवल मेरे संबंध में था। मुझे यह नहीं पता था कि मैं वास्तव में द्वितीय सेकेंडरी महत्व का हूँ और यह सामाजिक जलसा पहले नंबर पर आता है। यदि मुझे बता दिया होता कि यह भव्य दावत मेरे माता पिता के लिए बड़ी इज्जत देने वाली है, तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मैं थोड़ा डरा हुआ था। इन आमंत्रण पत्रों को पहुंचाने के लिए हमने विशेष प्रकार के संदेश वाहकों को काम में लगाया था। हर एक आदमी एक शुद्ध नस्ल के घोड़े पर सवार था। हर एक के हाथ में एक छिड़ी हुई बांस की डंडी थी, जिसमें आमंत्रण पत्र को फंसाया गया था। इस छड़ी के ऊपर परिवार के कुछ चिन्ह की प्रतिकृति चढ़ाई हुई थी। छड़ी को अच्छी तरह से प्रार्थना से सजाया गया था, जो हवा में लहरा रही थी। आंगन में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि उसी समय संदेश वाहकों को भेजे जाने के लिए तैयार किया गया था। संदेश वाहक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, घोड़े हिनहिना रहे थे और बड़ा झबरीला मैस्टिफ काला कुत्ता पागलपन से भौंक रहा था। आखिरी समय में तिब्बती बियर मग में डालकर गटकी गई और एक जोरदार आवाज के साथ मुख्य द्वार खोला गया। छक्कर पीने के बाद संदेश वाहकों का पूरा समूह तेजी से भागता हुआ चला गया। तिब्बत में संदेश वाहकों द्वारा लिखित रूप में बांटे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी इसे मौखिक रूप से भी कहते हैं, जो लिखे हुए से एकदम भिन्न हो सकता है। पर बहुत पहले समय में डकैत सड़क चलते संदेश वाहकों को पकड़ लेते थे और लिखे हुए संदेशों को बिना पर अमल करते थे। शायद दुराशय वाले ये लोग घरों पर धावा बोलते थे। अतः ये प्रथा बन गई थी कि झंडी पर दिखाने के लिए गुमराह करने वाले संदेश लिखे जाते थे, क्योंकि हो सकता है डकैत उनको पकड़ जाए। ये लिखे और जुबानी संदेश भेजने का तरीका संभव था। भूतकाल में डकैतों से बचने का एक रास्ता था। अभी भी कई बार दोनों प्रकार के संदेश अलग अलग हो सकते थे, परंतु जुबानी संदेश ही हमेशा
सही माना जाता है। घर के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त और गड़बड़ झाला थी। दीवारों को साफ किया गया था और दोबारा रंगा गया था। फर्श को रगड़ साफ किया गया था और लकड़ी के तख्तों को तब तक पॉलिश किया गया था जब तक भी वास्तव में चलने के लिए खतरा न बन जाए। प्रमुख कक्ष में गड़ी गई लकड़ी की बेदी अच्छी तरह पॉलिश की गई थी और उस पर फिर राख चढ़ाई गई थी और मक्खन में अनेक नए दिए उपयोग में लाए गए थे। इनमें से कुछ दीपक सोने के थे और कुछ चांदी के, परंतु वे सब इतने अच्छे पॉलिश किए गए थे कि पहचानना मुश्किल था कि कौन सा किस प्रकार का है। पूरे समय माँ और मुख्य परिचारक यहाँ की आलोचना करते हुए, वहाँ की व्यवस्था करते हुए और नौकरों को कम समय में काम पूरा करने के लिए कहते हुए जल्दबाजी में इधर उधर घूम रहे थे। उस समय हमारे पास 50 से अधिक नौकर थे और दूसरे अनेक लोग आने वाले उत्सव के लिए अतिरिक्त रूप से लगाए गए थे। वे सभी व्यस्त रखे गए, परंतु उन सभी ने पूरी इच्छा के साथ काम किया। आंगन को भी तब तक रगड़ कर साफ किया गया जब तक कि पत्थर नए की तरह चमकने ना लगे। जोड़ों को भरने के लिए खाली स्थानों को रंगीन पदार्थों से भरा गया। जब ये सब किया जा रहा था तो बेचारे अभागे नौकर माँ के सामने बुलाए गए और उनको साफ से साफ कपड़े पहनने के लिए कहा गया। रसोई घर में हद से ज़्यादा चहल पहल सक्रियता थी। काफ़ी मात्रा में खाना तैयार किया गया। तिब्बत एक प्राकृतिक प्रशीतक रेफ्रिजरेटर है। खाना लगभग अनंत समय के लिए भी ताज़ा और सुरक्षित रखा रहता है। तब वातावरण बहुत ठंडा और सूखा है, लेकिन फिर भी जब तापक्रम बढ़ता है तो शुष्कता खाने को अच्छा बनाए रखती है। मांस लगभग 1 साल तक ताज़ा रहता है, जबकि अनाज सैकड़ों वर्षों तक ताजे बने रहते हैं। बौद्ध हत्या नहीं करती, इसलिए केवल उन पशुओं का ही जो पहाड़ी चोटियों से गिर पड़ते हैं अथवा दुर्घटनावश मारे जाते हैं मांस उपलब्ध होता है। हमारे लोगों के यहाँ इस प्रकार के मांस का अच्छा भंडारण रहता है। तिब्बत में कसाई भी होते हैं, परंतु वे अछूत जाति के हैं और पुरातन पंथी परिवार उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखती। माँ ने अतिथि को बिरली और महंगी दावत देने का निश्चय किया था। वह उन्हें सदाबहार के फूलों के अचार की दावत देने वाली थी। हफ्तों पहले नौकरों को आंगन से हिमालय की निचली पहाड़ियों में जाने के लिए घोड़ों पर भेजा गया था, जहाँ पर इस प्रकार के मनभावन फूल मिलते थे। हमारे देश में सदाबहार का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, जिसमें चकित कर देने वाली अनेक किस्में, गंध और रंग होते हैं। बेफूल जो पूरी तरह खिले नहीं थे उनको चुना जाता है और सावधानी के साथ धोया जाता है, क्योंकि यदि उन पर थोड़ी सी भी रगड़ लगी तो अचार खराब हो जाएगा। तब प्रत्येक फूल को इतनी सावधानी के साथ उनके साथ में हवा नहीं चिपके पानी और शहद के मिश्रण से भरे कांच के बड़े जार में डुबोया जाता है। जार को सील कर दिया जाता है और हफ्तों तक प्रतिदिन जार को धूप में रखा जाता है। समय समय पर हिलाया जाता है ताकि फूलों के सभी भागों पर अच्छी तरह धूप लग सके। फूल धीमे धीमे बढ़ते हैं और शहद और पानी से बने अमृतमय पेय से भर जाता है। कुछ लोग खाने से पहले फूलों को थोड़ी हवा में रखते हैं, परंतु इसमें उनकी गंध और आकृति नहीं बदलती। ये लोग फूल की पंखुड़ियों पर थोड़ी चीनी भी छिड़कते हैं, जो कि बर्फ की तरह दिखती है। पिताजी ने इस प्रकार के खर्चीले अचारों के प्रति थोड़ी नाराजगी दिखाई। हम इतने से बच्चों सहित 10 याक खरीद सकते थे, जितना तुमने इन सुंदर फूलों को खरीदने में खर्च किया। उन्होंने कहा। माँ का जवाब एक आम औरत की तरह से था। मूर्ख मत बनो, हमको दिखावा करना आना चाहिए, और वैसे भी ये मेरे घर का मामला है। दूसरा विशिष्ट स्वाद साग के गलफों साग फिन्स का था। ये चीन से लाए गए थे। पट्टियों में काट कर उनका सूप बनाया गया था। किसी ने कहा कि साग के गलफों का सूप दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। मेरे लिए ये भयानक स्वाद वाला था। इसे निगलना बहुत कठिन था, विशेषकर उस समय जब वह यह तिब्बत में पहुंचा तो साग के मूल स्वामी भी इसे नहीं पहचान पाए होंगे। नम्र शब्दों में कहा जाए तो ये थोड़ा खराब था। कुछ को यह सुगंध बढ़ाने वाला लग रहा था। मेरा पसंदीदा भोजन नए बांस की कलियों का रसदार सूप था। वह भी चीन से लाया गया था। इसको कई तरह से पकाया जा सकता था, परंतु मैं थोड़े नमक के साथ इसे कच्चा ही पसंद करता था। मेरी पसंद नई आने वाली कोपरों के पीले हरे सेव थे। मुझे डर है कि अनेक कोपरे पकाने से पहले अपने अंतिम सेवों को खो चुकी थी, जिसके बारे में रसोइया ना कोई अनुमान लगा सकता था और ना सिद्ध कर सकता था। गजब, क्योंकि रसोइये ने उनको उसी तरह पसंद किया था। तिब्बत में रसोइये आदमी होते हैं। औरतें तसम्पा को चलाने में अच्छी नहीं होती अथवा सही मिश्रण नहीं बना पाती। औरतें किसी में से मुट्ठी भर थोड़ा सा लेती हैं और दूसरे में से ढेरे भर बहुत अधिक लेती हैं, इस आशा के साथ कि यह ठीक ही होगा।
मिला देती हैं। आदमी ज़्यादा सही है, अधिक कष्ट उठाने वाले इसीलिए ज़्यादा अच्छे रसोई होते हैं। औरतें वास्तव में धूल झाड़ने, सफाई करने, बातें करने व दूसरे कुछ कामों के लिए ठीक होती है, तिसम्पा बनाने के लिए नहीं। तिसम्पा तिब्बतियों का एक प्रमुख खाद्य है। कुछ लोग अपने जीवन के पहले खाने से लेकर अंतिम खाने तक केवल तिसम्पा और चाय पर ही जीवित रहते हैं। ये जौ से बनाया जाता है, जिसे सुनहरा भूरा कवकदार होने तक हल्का भूना जाता है और इसे दोबारा फिर भूना जाता है। और जब जौ की मिगी चटकने लगती है तब उसमें से आटा बाहर निकल कर दिखने लगता है, तो इसे दोबारा फिर भूना जाता है। इसका आटा कटोरे में डाल दिया जाता है और उसे मक्खन वाली चाय, गर्म चाय मिलाई जाती है। मिश्रण को तब तक मिलाया जाता है जब तक कि ये आटे की तरह गुथ नहीं जाए। स्वाद के अनुसार नमक, सुहागा और याक का मक्खन मिलाया जाता है। परिणाम स्वरूप तिसम्पा को पट्टियों के रूप में बेला जा सकता है, गुच्छा बनाया जा सकता है अथवा सजावटी सांचों की शक्ल में ढाला जा सकता है। तिसम्पा अपने आप में संपूर्ण आहार है, सांद्रित खाद्य है, जो जीवन को सभी अवस्थाओं में और ऊंचे स्थानों पर बचाए रखता है। कुछ लोग तिसम्पा बना रहे थे जबकि दूसरे मक्खन बना रहे थे। हमारा मक्खन बनाने का तरीका स्वास्थ्य और सफाई के आधार पर अच्छा नहीं कहा जा सकता था। हमारी गई मिठानी भेड़ की खाल के बड़े थैले मशक होते थे, जिसमें बाल अंदर की ओर होते थे। इसमें याक का अथवा भेड़ का दूध भरकर गर्दन को मरोड़ कर कस कर बांध दिया जाता है, जिसमें कुछ भी बाहर ना निकले। पूरी चीज को तब तक बार बार ऊपर से नीचे पटका जाता है जब तक कि मक्खन ना बन जाए। हमारे यहाँ मक्खन बनाने के लिए एक विशेष फर्श था, जिस पर लगभग 18 इंच ऊंचे उठे हुए पत्थर लगे थे। दूध से भरे थैले को उठाकर इन पत्थरों पर पटका जाता था। इसमें दूध को मतने जैसा प्रभाव पैदा होता था। लगभग 10 सेवक इन थैलों को उठाने और गिराने के लिए घंटों तक लगे रहते थे। थैले को उठाते समय ऊह ऊह की आवाज़ और रुगदी जैसे मक्खन को पटकते समय जंग की आवाज़ होती थी। कई बार लापरवाही से उठाए जाने पर अथवा थैला पुराने होने पर फट जाता था। मुझे याद है एक बाकी मोटा आदमी अपनी ताकत दिखा रहा था और दूसरों से दूनी तेजी से काम कर रहा था। थकान के कारण उसकी गर्दन पर उभरी हुई नसें दिख रही थी। किसी ने कहा, तुम बूढ़े हो गए हो तिम्मन, तुम ढीले पड़ गए हो। तिम्मन को गुस्सा आया। उसने थैले को गर्दन को अपने कठोर हाथों में पकड़कर उठाया और पटक दिया, परंतु उसकी ताकत अपना कमाल दिखा चुकी थी। थैली तो नीचे फट गई, गिर गई, परंतु तिम्मन के हाथ और गर्दन वहीं हवा में ज्यों के त्यों खड़े रह गए। पत्थरों की वर्गाकार पटिए पर वह थैला गिरा। आधा बना हुआ मक्खन धार के रूप में उड़ा और भौचक के तिम्मन के चेहरे पर टकराते हुए सीधा उसके आंख, नाक, कान और बालों में घुसा। 12 से लेकर 15 गैलन तक सुनहरा पीला ठंडा मक्खन उसके पूरे शरीर पर गिर गया। शोर शराबे से आकर्षित होकर माँ दौड़ी आई। केवल इसी समय मैंने उसे भौचक्का होते हुए पाया। ये मक्खन के होने वाले नुकसान पर गुस्सा हो सकता था अथवा उस गरीब पर जो मक्खन में सना हुआ था उसको देखने का प्रभाव हो सकता था। परंतु उसने भेड़ की खाल के थैले को फाड़ा और मक्खन को तेजी से गरीब तिम्मन के ऊपर फेंक दिया। फिसलन वाले फर्श पर उसका पैर फिसल गया और फैले हुए मक्खन के कीचड़ में गिर गया। भौचक के सेवक जैसे तिम्मन मक्खन का नाश कर सकते हैं यदि वे पत्थरों पर थैली को पटकते समय लापरवाह हैं। इससे थैली की खाल के अंदर के बाल टूट सकते हैं और मक्खन के साथ मिल सकते हैं। मक्खन में 1-2 दर्जन बालों के होने पर कोई ध्यान नहीं देता, परंतु यहाँ तो पूरा मक्खन ही खराब हो गया था। ऐसे मक्खन को दीपों में जलाने के अथवा भिखारियों में बांटने के लिए अलग रख दिया गया, जो इसे गर्म करके कपड़े में छान देते हैं। इसी प्रकार भोजन पकाने में होने वाली सभी गलतियाँ भिखारियों के लिए अलग उठाकर रख दी जाती थी। यदि कोई घरवाला ये चाहता हो कि उसके पड़ोसियों को ये मालूम हो कि खाने का उच्च स्तर बनाकर रखा गया था और खाना बाकी अच्छा तैयार किया गया था, तो बाकी अच्छा खाना भिखारियों को गलती के रूप में दिया जाता था। अच्छा खाए हुए प्रसन्न भद्रपुरुष दूसरे लोगों को ये बताने में नहीं चूकते कि उन्होंने कितना अच्छा खाया। भिखारियों को अच्छा खाना मिला है, ये देखकर पड़ोसियों की प्रतिक्रियाएं होती थी। तिब्बत में भिखारियों के जीवन पर कहने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी चाहते नहीं हैं, परंतु अपने व्यवसाय की युक्तियों को प्रयोग करने के कारण वे बहुत अच्छी तरह से जी लेते हैं। अधिकतर पूर्वी देशों में भीख मांगने को बुरा नहीं माना जाता। अनेक भिक्षुक एक रामा मठ से दूसरे रामा मठ तक मांगते हैं। ये जानी मानी प्रक्रिया है जो दूसरे देशों में परमार्थ के लिए धन इकट्ठे किए जाने वाली प्रक्रिया से बुरी नहीं मानी जाती। जो सड़क चलते भिखारियों को खाना खिलाते हैं उन्होंने अच्छा कार्य किया है।
ऐसा माना जाता है। भिखारियों की भी अपनी आचार संहिता है। जब कोई व्यक्ति किसी भिखारी को भीख देगा तो भिखारी भीख पाकर अलग हट जाएगा और कुछ समय के लिए दाता के पास दोबारा नहीं जाएगा। हमारे घर से जुड़े हुए 2 पुजारी आने वाली घटनाओं की तैयारी में अपनी भूमिका रखते थे। वे हमारे रसोई घर में उपयोग में लाए गए प्रत्येक जानवर के कंकाल तक गए और उन्होंने पशुओं की आत्माओं के लिए जो उन शरीरों में रहती थी प्रार्थना की। यह हमारा विश्वास था कि यदि कोई पशु दुर्घटनावश भी मारा जाता है और खाया जाता है तो मनुष्य के ऊपर उसका ऋण चढ़ जाता है। ये ऋण पुजारी द्वारा उनकी आत्माओं के लिए प्रार्थना करने पर कि उस पशु को अगले जन्म में उच्च श्रेणी का जीवन मिले उतारा जाता है। रामा मठों के और मंदिरों में कुछ भिक्षु पूरे समय तक केवल पशुओं के लिए ही प्रार्थना करते हैं। हमारे पुजारी घोड़ों को लंबी यात्रा पर जाने से पहले बहुत अधिक थकने से बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि हमारे घोड़ों ने कभी भी लगातार 2 दिन तक काम नहीं किया। यदि किसी घोड़े को एक दिन सवारी में लिया गया तो उसे अगले दिन आराम देना होता था। दूसरे काम वाले घोड़ों पशुओं के साथ भी यही नियम लागू था। वे भी इसे जानते थे कि यदि गलती से कोई घोड़ा जिसे एक दिन पहले सवारी के लिए काम में लिया गया था अगले दिन दोबारा फिर काम पर लाया गया तो हिलता भी नहीं था और चलने से मना कर देता था। तब उसकी पीठ से जीन उतार दी जाती और वह प्रसन्न होकर सिर को हिलाता, मानो कह रहा हो, ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ कि अन्याय को समाप्त कर दिया गया। गधों की हालत सबसे ज़्यादा खराब थी। जब तक उन्हें लादा नहीं जाता तब तक भी इंतजार करते थे और लादे जाने पर पाल को उतार फेंक कर जमीन पर लेट जाते थे। हमारे पास 3 बिल्लियाँ थीं और वे हर समय कर्तव्य पर उपस्थित रहती थी। एक अस्तबल में रहती थी और चूहों के ऊपर कठोर अनुशासन रखती थी। चूहे बने रहने में चतुराई दिखाते थे, ना कि बिल्ली का भोजन बनने में। दूसरा था बिल्ला जो रसोई में रहता था। वह थोड़ा बूढ़ा और मूक था। उसकी माँ सन 1904 में यंग हस्बैंड के अभियान में बंदूक से डर गई थी और उसके तुरंत बाद वह पैदा हुआ था और अकेला वही जिंदा बचा था। उसको ठीक ही यंग हस्बैंड कहा जाता था। तीसरी बिल्ली जो हमारे साथ रहती थी बहुत आदरणीय संरक्षिका थी। वह मात्र कर्तव्यों की आदर्श थी और इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि बिल्लियों की जनसंख्या घटने नहीं पाए। जब वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रही होती थी तो कमरे में माँ के पीछे घूमा करती थी। वह छोटी और काली थी और अपनी जबरदस्त भूख के कारण चलता फिरता हड्डियों का ढांचा दिखाई देती थी। तिब्बती पशु पालतू नहीं होते और ना ही वे गुलाम होते हैं। वे किसी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैदा हुए प्राणी होते हैं। ऐसे प्राणी जिनके अपने अधिकार होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्यों के अधिकार पैदा होते हैं। वास्तव में बौद्ध आस्थाओं के अनुसार सभी पशुओं में आत्मा होती है और वे अगले जन्मों में उच्च योनियों में उत्पन्न होते हैं। शीघ्र ही हमारे आमंत्रणों के जवाब आने लगे। घुड़सवार दौड़ते हुए अपनी अपनी बांस की फटी हुई स्वागत डंडियों में फंसाकर संदेश लाने लगे। बाध्य पुरुषों के संदेश लाने वाले वाहकों का नीचे रहने वाला हमारा परिचारक स्वागत करता था। वह संदेश वाहक की डंडी में से संदेश को निकालता और उसके मौखिक संदेश को सुनता था। फिर वह संदेश वाहक के प्रदर्शन करने के लिए नाटकीय ढंग से घुटनों के बल झुककर बैठ जाता था कि उसे इन संदेश को रंपा के घर तक पहुंचाने में अपनी पूरी शक्ति झोंकती है। हमारे सेवक संदेश वाहक के इर्द गिर्द भीड़ लगाकर उसके प्रति अपनी सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभाते थे। गरीब बेचारे ने शीघ्र यात्रा करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। तेज चाल के कारण उसका दिल टूट गया। हे भद्र पुरुष, एक बार मैं स्वयं लज्जित हो गया। ओह, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे बाहर आराम करते हुए देखा था जिससे वह अंतिम दौड़ लगा सके। इसके बाद वहाँ दुख भरे दृश्य पर भारी शांति का पर्दा पड़ गया। आखिर वह दिन आ ही पहुँचा जिसके लिए मैं डरा हुआ था, जब मेरा भविष्य निर्धारित किया जाना था, जिसका मेरा कोई चुनाव नहीं था। सूरज की पहली किरण दूर पर्वतों से झांकती ही जा रही थी। तभी एक सेवक मेरे कमरे में तेजी से घुसा। क्या अभी तक उठे नहीं? ट्यूसडे ऑफ सांग रंपा, अभी बिस्तर पर ही पड़े हो? 4 बज गए। बहुत कुछ काम करना है, उठो। मैंने अपना कम्बल एक तरफ खिसकाया और पैरों पर खड़ा हो गया। ये दिन मेरे जीवन का रास्ता इंगित करने वाला था। तिब्बत में 2 नाम दिए जाते हैं। पहला उस दिन का जिस दिन कोई व्यक्ति पैदा हुआ। मैं मंगलवार को पैदा हुआ था, इसी मंगलवार मेरा पहला नाम था। उसके बाद रोमसांग, जो मेरे माँ बाप द्वारा मुझे दिया गया नाम था। लेकिन यदि कोई लड़का रामा मठ में प्रविष्ट हो तो उसे उसका भिक्षु नाम दिया जाता है। मुझे भिक्षु नाम क्या मिलने वाला था, आगे आने वाले घंटे ही इसे बता सकते थे। 7 वर्ष की उम्र में फिर तसांग पो नदी
जो 40 मील की दूरी पर थी कि लहरों पर उतराता तैरता और पार करता हुआ नाविक बनना चाहता था। लेकिन एक मिनट ठहरें, क्या मैं बन पाया? नाविक नीची जाति के होते हैं, क्योंकि ये आग की खाल को रखकर ये नाव के ऊपर फैला कर बिछाते हैं। नाविक नीच जाति नहीं, मैं पतंगे उड़ाने वाला व्यवसायिक उड़ाकर बनना चाहता था, हवा की तरह स्वतंत्र। यह नदी की भयानक धारा के ऊपर खाल चल रही नाव को चढ़ाने की तुलना में अधिक अच्छा होता है। पतंग उड़ाने वाला जैसा मैं होता, बढ़िया पतंगे बनाता, बड़े सिर वाली और चमकती हुई आंखों वाली। परंतु आज पुजारी ज्योतिषी अपनी बात कहेंगे। शायद मुझे थोड़ी देर हो गई, अब मैं खिड़की में से बाहर भी नहीं भाग सकता था। पिताजी मुझे पकड़ने के लिए तुरंत आदमियों को भेजते। नहीं, कुल मिलाकर मैं रंपा था और मुझे अपनी परंपरा को निभाना था। हो सकता है ज्योतिषी ये कहें कि मैं पतंग उड़ाने वाला बनूं। मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता था और देख सकता था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस